वेलकम बैक। हाँ जी, आ गए हो ब्रेक से? जो आ गए हैं मैसेज दो जरा। स्टार्टिंग के एक दो दिन तो मैं आपके साथ चैटिंग की टेस्टिंग कर रहा हूं कि हाँ हमारी चैट प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। सक्षन, प्रभुदा, गोपेश, अर्चना, हेमा, आयुष, गोपेश, ऋषि। यस यस, राइट। प्रिया का मैसेज आ गया, प्रिया का आ गया, पदांशु अग्रवाल, आयुष। ठीक, चलो मैसेज आ रहे हैं, ब्रेक से भी आ गए हैं बच्चे। तो क्या हम आगे चलें? जी हां, अब हम आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक पूरी ऑडिट को कवर अप करने वाला है, पूरी कंप्लीट ऑडिट को। ऐसा क्या टॉपिक है? ऐसा टॉपिक है ऑडिट का प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस मींस वो स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी जिसके थ्रू ऑडिट को परफॉर्म किया जाता है। क्या है वो एक्टिविटी, क्या है उसकी स्टेजेस? लाइक यदि एक सिंपल काम करते हैं, मैं आपको ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहा हूं अपनी कंपनी का, तो सोचिए और बताइए। मैं आपको अप्रोच करूंगा और आपको ऑफर दूंगा एक। ठीक, आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लीजिए। अभी अभी आप बने नहीं है, बट मान लीजिए। मानने में तो कुछ नहीं जाता ना। मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस चलती है। मैंने आपको ऑफर दी कि सर हमारी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड के नाम से, एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी 50 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। हम आपको अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। आपने मुझसे कुछ और चीजें पूछी, जैसे फीस क्या दोगे, कितने साल के लिए अपॉइंट करोगे, पिछले साल ऑडिटर कौन था, पिछले ऑडिटर को क्यों चेंज करना चाहते हो। मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के एप्रोप्रिएट रिप्लाई आपको दिए। फिर मैंने भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि क्या सर आप टाइम दे पाएंगे, आपकी टीम प्रॉपर टाइम दे पाएगी, हमें ऑडिट रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर के एंड के बाद जून के मंथ तक चाहिए, हमारी एनुअल जनरल मीटिंग जुलाई में होनी है, क्या आप इतना टाइम हमें दे पाएंगे कि आप टाइमली ऑडिट को कंप्लीट कर दें। मैंने आपको ऑडिट फीस ऑफर की है 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की ऑडिट फीस ऑफर की है और हमारी एक कंपनी, एक मिड साइज कंपनी है, उसके हिसाब से 5 लाख रुपए की ऑडिट फीस बड़ा हैंडसम अमाउंट है। बताओ, क्या आप ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो मेरी? जवाब दो। हाँ देखो, इसके ऊपर एकदम मैसेज आया, जी सर जी सर जी सर, 5 लाख रुपए दे दो बस आप। तो जवाब आ गया कि हां आप मेरी ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब आप ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आपको इशू करूंगा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और आप उस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और मुझे एक लेटर इशू करेंगे, और उस लेटर का नाम होगा लेटर ऑफ एंगेजमेंट। लेटर ऑफ एंगेजमेंट। अब आप ऑडिटर बन गए हैं हमारी कंपनी के। जब आप ऑडिटर बन गए हैं हमारी कंपनी के, तो अब आप क्या सीधे हमारे ऑफिस में आकर के बुक्स चेक करने बैठ जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप तो पढ़े लिखे ऑडिटर हो। पढ़े लिखे ऑडिटर का मतलब आपने तो बहुत अच्छे तरीके से ऑडिट के सब्जेक्ट की तैयारी कर रखी थी। आपने तो क्रैमिंग करी नहीं थी, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाए नहीं थे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था। तो आपको पता है एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। पहले आप मेरे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, एक टीम डिसाइड करेंगे कौन कौन से पर्सन ऑडिट के लिए जाएंगे और कौन कौन सी एक्टिविटी को ऑडिट किया जाएगा, किस समय किया जाएगा, किस एक्सटेंट तक किया जाएगा, क्या क्या काम करना है। उन सब का आपने एक डिटेल्ड प्रोग्राम तैयार कर लिया। अब जब ये प्रोग्राम पूरा तैयार हो गया तो उसके बाद आपने इस प्रोग्राम के हिसाब से काम करना शुरू किया। अब जब आप इस प्रोग्राम के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आप कुछ सबूत इकट्ठा करोगे। किस लिए? जो आपने फाइनल एक ओपिनियन देनी है। मैंने आपको ऑडिट की डेफिनेशन कराई थी और उसमें एक लास्ट वर्ड यूज किया था,
ऑडिट जो हो रही है फॉर ए पर्पस हो रही है, और वो पर्पस क्या है, आपको एक ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। ओपिनियन तो तभी दोगे जब कोई कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, और कंक्लूजन तभी ड्रॉ करोगे जब आपके पास कुछ एविडेंस होंगे जिसको इवैल्यूएट करके आप कोई कंक्लूजन पर पहुंचोगे। तो आप सबूत इकट्ठे करोगे, क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाई गई है, क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस दिखाए गए हैं क्या वो ठीक हैं, कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, जिस बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है क्या वो बेस एप्रोप्रिएट है, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैंने यूज किया है वो ठीक है या नहीं है, क्या जो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारी कंपनी ने दिखाए हैं क्या वो ठीक हैं। इन सब चीजों के सबूत इकट्ठा करेंगे, जिनको ऑडिट की भाषा में नाम दिया जाता है ऑडिट एविडेंसेस का। एंड बेस्ड अपॉन द ऑडिट एविडेंसेस जो आपने कलेक्ट किए हैं, उनको इवैल्यूएट करने के बाद आप एक ऑडिट कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, एंड दैट कंक्लूजन इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन, एंड दैट ओपिनियन इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। तो अब जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, वो पूरी ऑडिट की डिफरेंट एक्टिविटीज को कवर अप करता है। तो पहले मैं आपको उसकी एक नोटिंग कराता हूं, डिस्कशन मैंने कर ली, पहले नोटिंग कराता हूं, फिर उसके एग्जांपल्स के साथ उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब आपने नोटिंग करनी है टॉपिक नंबर 5 की। ऑडिट प्रोसेस। एक्टिविटीज और स्टेजेस थ्रू विच ऑडिट इज परफॉर्म्ड। तो इसमें हमारी अलग अलग 4 स्टेजेस आ जाती हैं। पहली स्टेज ऑडिट एंगेजमेंट, सेकंड स्टेज ऑडिट प्लानिंग, थर्ड स्टेज ऑडिट एग्जीक्यूशन, and fourth stage audit conclusion and reporting। 4 stages। Stage 1, Stage 2, Stage 3 एंड स्टेज 4। स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 के साथ। ऑडिट एंगेजमेंट। इस स्टेज के अंदर क्या होगा? नंबर 1, मैंने आपको ऑफर दी, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। नंबर 2, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको एक लेटर इशू करता हूं, दैट इज नोन एज लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। issued by the entity, और उस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के बेसिस पर आप जब अपनी रिटर्न एक्सेप्टेंस देते हैं, अभी क्या थी? ओरल एक्सेप्टेंस थी, ओरल ऑफर थी। उसके बाद मैंने रिटर्न में आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दी। अब आप मुझे रिटर्न में अपनी एक्सेप्टेंस देंगे,
और उसको क्या नाम दिया जाता है? लेटर ऑफ एंगेजमेंट। इशूड बाय द ऑडिटर। तो ये 3 एक्टिविटी हैं जो हमारी स्टेज 1 के अंदर आती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड के बारे में भी अभी एक्सप्लेन करता हूं आगे बढ़ने से पहले। आप जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं उनका क्या नंबर होता है? आपने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ ही रखे होंगे। क्या वो सीक्वेंस में है? जी। क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस में है? रिप्लाई जी। जवाब आया बच्चों का हां सर, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस के अंदर चलते हैं। जैसे AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का, एंड सो ऑन। लेकिन जब ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं तो जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का पूरा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, जिसको लेटर ऑन हम डिस्कस भी करेंगे, उसके अंदर ना कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। 1 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 500, 500 to 600, 600 to 700, इस तरीके से। जो 1 to 99 है वो क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड है। 100 से 199 इंट्रोडक्टरी मैटर्स पर है, 200 से 299 प्रिंसिपल्स पर हैं, 300 से 499, वहां पर डबल है, 300 से 499 वो रिस्क असेसमेंट के ऊपर है। तो जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं चल रहे। जैसे जो 1 to 99 है उसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड इशूड है, SQC1। 100 से 199 आज तक कोई स्टैंडर्ड आया ही नहीं। 200 से 299 की जब मैं बात करता हूं, 200 से 299 की जब बात करता हूं, तो पहले 200 है, फिर 210 है, फिर 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 265 है, और उसके बाद सीधा लास्ट में 299 है। अब आपके मन में आएगा सर ये इतना गैप क्यों? बहुत आगे की सोची गई, बहुत ही आगे की, कि जिस चीज के ऊपर हमने एक स्टैंडर्ड इशू किया उसी से रिलेटेड कोई और स्टैंडर्ड भी डालना हो, उसी से रिलेटेड, तो हमें ABCD लगाने पड़ेंगे। बेटर है गैप छोड़ दो, ताकि कोई नया स्टैंडर्ड पुराने टॉपिक से रिलेटेड डालना हो तो बीच में गैप पड़ा है वहीं पर उठाकर डाल देंगे। तो इस तरीके से जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के नंबर हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कंटिन्यूअस नहीं है। सीक्वेंस बनी हुई है जैसे 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 99, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं है पूरी कि 200 के बाद 201 ने ही आना है। तो अब मैं आपको जो मैंने ये बात बताई इसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं आपको थोड़ा सा अभी स्टैंडर्ड के नंबरों के ऊपर भी लेकर जाना चाह रहा हूं। हमारी ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हम SA 210 में जाकर के पढ़ेंगे। अभी कोई नंबर एज सच याद नहीं रखने, सिर्फ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है। लेकिन मैं ये नंबर आपके साथ शेयर करूंगा ताकि ये नंबर भी लॉन्ग रन में आपको याद होना शुरू हो जाए। आगे बढ़ते हैं अब हमारी स्टेज नंबर 2। स्टेज 2 है ऑडिट प्लानिंग की। इसके अंदर ऑडिटर क्या करेगा? स्टेज 2 के अंदर नंबर 1, वो एक अंडरस्टैंडिंग लेगा किसकी? एंटिटी की।
मींस जिसकी ऑडिट करनी है। लाइक आप ऑडिटर हैं, आप मेरी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, तो आप मेरी कंपनी के बारे में समझेंगे, हमारी कंपनी के एनवायरनमेंट को समझेंगे, हमारी कंपनी के अंदर कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा रहा है, इंटरनल कंट्रोल है, उसको समझेंगे। गोपेश का एक डाउट आया है, लेकिन सर ये टैक्स और लॉ में तो नहीं है, गैप तो उनमें भी छोड़ा जा सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बेटा टैक्स के जो स्टैंडर्ड हैं या जो लॉ के जो स्टैंडर्ड हैं, क्या वो इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं उससे कन्वर्ज्ड हैं? जवाब आएगा नहीं। नहीं, जो टैक्स के सेक्शंस हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स का लॉ बनाया, पार्लियामेंट में पास किया, वो तो बनाते ही ऐसे 1 2 3 4 की सीक्वेंस में है। इसी तरह से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे आईसीएआई ने बनाए थे, उसने 1 2 3 4 5 6 में कर दिए। लेकिन जो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये सबसे पहले जब इंस्टीट्यूट ने इशू करे थे तो ये भी ऐसे ही थे, 1 2 3 4 5 6, इनका नाम होता था AAS, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। लेकिन 2006 में इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि इन स्टैंडर्ड्स को कहा इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स है ना उसके बेस पर लेकर चलेंगे, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। और जैसे ही उन्होंने सोचा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन को लेकर के चलेंगे, तो इंटरनेशनली तो चीजें वो लोग बड़े आगे की सोच कर रखते हैं या नहीं? क्या इंटरनेशनली आप ये कह सकते हैं काफी सारी कंट्रीज के अंदर वो लोग हमारे से बहुत आगे चल रहे हैं? कुछ जगह पर ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना। जी हां। तो जब इंटरनेशनली स्टैंडर्ड की रिकॉग्निशन की बात आई कि हम इंटरनेशनल जैसे स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो वहां पर जाकर के पता चला उन्होंने तो ऐसे बना रखे हैं, तो हमने भी उठाकर ऐसे बना दिए। ठीक, मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन दिखाता हूं, चैप्टर 1 के अंदर ही है, लेटर ऑन हम जाकर आगे जाकर पढ़ेंगे। एक टॉपिक आएगा हमारा क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का। इस टॉपिक के अंदर रिवाइज्ड प्रीफेस नाम का एक टॉपिक है। 2006 में इंस्टीट्यूट ने सोचा कि हम ऐसा करेंगे, और जुलाई 2007 में इन्होंने इसका एक रिवाइज्ड प्रीफेस इशू करा स्टैंडर्ड्स का। और रिवाइज्ड प्रीफेस जो 1 अप्रैल 2008 से इफेक्टिव था, उसने ऑडिटिंग के पूरे लिटरेचर को चेंज किया, और अब जो ये स्टैंडर्ड बने ये इस तरीके से क्लासिफाई हो गए। तो ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे गैप क्यों है? इसका कारण ये है, ये इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर बने हुए हैं। और इंटरनेशनली आप लॉ देखेंगे, काफी सारे लॉ इंटरनेशनली ऐसे ही होते हैं, उनके बीच में सेक्शंस के अंदर आपको गैप मिलते हैं। बट हमारे यहां ऐसा अभी सिस्टम एज सच नहीं है। हां, जब आप इंड एएस देखेंगे, फाइनल में जाकर के आप पढ़ोगे इंड एएस, इंटरमीडिएट में तो आई थिंक शायद खाली एएस ही है ना। इंटरमीडिएट में इंड एएस पढ़े हैं आपने? आई डोंट थिंक सो कि अकाउंट्स में इंड एएस है। तो इंड एएस क्योंकि वो इंटरनेशनल आईएफआरएस बेस्ड कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड है, वहां पर आपको गैप देखने को मिलेगा। चलो बढ़े आगे फिर। हाँ, इंड एएस नहीं पढ़े। हाँ, तो इंड एएस जब फाइनल में जाकर पढ़ोगे ना, वहां पर ऐसे गैप आएंगे। तो अब बात आ गई हमारी ऑडिट प्लानिंग के। ऑडिट प्लानिंग में हमने एक अंडरस्टैंडिंग ली अपनी क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट के एनवायरनमेंट के बारे में, और उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में। अच्छा, फिर मैं आपको थोड़ा सा परेशान कर देता हूं, लिख देता हूं इसका स्टैंडर्ड भी 315। अभी ये बड़े अजीब से लगेंगे कि कहीं पे 210 लिख दिया सर आपने, कहीं पे 315 लिख दिया, कहीं 700 लिख दिया, कहीं 500 लिख दिया, कहीं पे आपने 300 लिखोगे। इस टाइम पर शायद से कंफ्यूजिंग लगे,
लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये स्टैंडर्ड आपको याद होते चले जाएंगे। मल्टीपल टाइम हमें इन स्टैंडर्ड्स के नंबर को यूज करना है ताकि ये हमें याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जब मैंने अंडरस्टैंडिंग ले ली तो मैं एक स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करूंगा। एस्टैब्लिश एन ऑडिट स्ट्रेटजी, कि मुझे कितने समय में काम पूरा करना है, मेरी टीम के पर्सन्स कौन कौन से होंगे, मैं प्रोसीजर किस एक्सटेंट तक करूंगा, ये सब मैंने एक स्ट्रेटजी बना ली। और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने अपना एक ऑडिट प्लान डेवलप किया। डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। देयरआफ्टर इस ऑडिट प्लान के बेसिस पर मैंने अपना एक ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट कर दिया। तो मैंने आपके साथ 3 कीवर्ड यूज करे, ऑडिट स्ट्रेटजी, ओवरऑल ऑडिट प्लान एंड देयर आफ्टर एक ऑडिट प्रोग्राम। जैसे मैं यदि एग्जाम के बेस पर जो आप लोग पढ़ते हैं उसके बेस पर इस चीज को डिस्कस करूं, एग्जाम की एक स्ट्रेटजी बनानी है, बोथ ग्रुप देने हैं या सिंगल ग्रुप देना है, मई में अटेम्प्ट देना है या नवंबर में अटेम्प्ट देना है, विद बीकॉम देना है या विदाउट बीकॉम पेपर देना है। आपने सबसे पहले तो इन चीजों को डिसाइड किया। जब ये चीजें डिसाइड हो गई, आपकी एक स्ट्रेटजी बन गई कि यू हैव टू अपीयर फॉर बोथ ग्रुप इन मे एग्जाम विद बीकॉम। ओके, अब क्या आप इसके बेस पर अपना एक प्लान बनाओगे? ये लिखना नहीं है, ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। प्लान बनाओगे कि आप ग्रुप 1 की क्लासेस किस समय लेंगे, ग्रुप 2 की क्लासेस किस समय लेंगे, बीकॉम के सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्लासेस आपकी लाइव होंगी, गूगल ड्राइव पर होंगी, सेंटर पर होंगी। आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम एलोकेट करेंगे, ये फिर आपने अपनी एक प्लानिंग की और इस प्लान को आपने एक शेप दे दी, इसको फॉर्मल लिख लिया कि मुझे ऐसे काम करना है, मुझे ऐसे काम करना है। तो पहली एक्टिविटी आपने एक स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश की। क्या आपकी स्ट्रेटजी के बेस पर आपका प्लान बना है? जी हां। और वही स्ट्रेटजी और प्लान किस फॉर्म में जाकर के कन्वर्ट हुआ? प्रोग्राम में। मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो 2 नंबर का। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान once decided cannot be changed. True or false? True or false? Once decided cannot be changed. क्या जवाब आता है? देखते हैं। True or false? Reply. अभी बीच बीच में ना ऐसे क्वेश्चन पूछने का मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि क्या दूसरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। हां जी, रिप्लाई ट्रू और फॉल्स। जवाब आया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, सर ये तो फॉल्स है। मोस्ट क्या, सभी का आया फॉल्स है। वेरी गुड, फॉल्स है। ओके, इसका मतलब आपने कहा स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है, प्लान चेंज हो सकते हैं, प्रोग्राम चेंज हो सकते हैं। और ये 2 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 में जाकर के पढ़ोगे।
चैप्टर 3 में। इसी तरह से कॉन्सेप्ट को लिंक करके चलो, अपनी जनरल जो आप ऑब्जर्व करते हैं, जो आपकी अपनी लाइफ के अंदर चीजें हैपेंड हो रही है उनसे, तो आपको ये आंसर बड़े आसानी से मिलेंगे। तो एक बार जो स्ट्रेटजी बना ली, प्लान बना लिए, प्रोग्राम बना लिए, ऐसा थोड़ी है कि वो रीजिड है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी चेंज कर सकते हैं हम। तो ये सब चीजें जो हैं हमारी 3 एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रेटजी, प्लान एंड प्रोग्राम। अच्छा, फिर बात आएगी, क्या सर इसके ऊपर भी कोई स्टैंडर्ड है? ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, सर क्या इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड है? जी हां, ऐसे 300 है इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, स्टेज नंबर 3। स्टेज 3 में क्या करोगे? यदि आपकी अपनी वर्किंग होती तो आपकी अपनी वर्किंग होती, आपने एक स्ट्रेटजी बनाई बोथ ग्रुप की, फिर प्लान बनाया, फिर प्रोग्राम बनाया, अब उसके हिसाब से क्लासेस लोगे। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो जनरली गूगल ड्राइव के स्टूडेंट्स पर अप्लाई होता है, इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन है। जब प्लान बना लिया, क्लासेस ले ली, प्लान में आपने क्या किया, ठीक, एक्स टीचर की ये क्लास, वाई टीचर की वो क्लास, जेड टीचर की वो क्लास, ये क्लास गूगल ड्राइव पर, ये क्लास पेन ड्राइव पर, ये क्लासेस आपने सारी बाय कर ली। ठीक, तो क्या आपने एक तरीके से अपने प्रोग्राम को या प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया? एग्जीक्यूट हो गया, बस आप पेपर देने चले जाओ, हां या ना? जवाब आया नहीं नहीं सर, पढ़ना भी तो पड़ेगा। अच्छा, यदि ऐसा मानते हो कि पढ़ना पड़ेगा, बस फिर यही सबसे अच्छी बात है, इसी चीज का ध्यान रखना। और यही ऑडिटर को करना होता है कि जब वो अपना प्लान बना लिया, उसने प्रोग्राम बना लिया, उसके बेसिस पर उसने अपने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके, तो भाई साहब जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए ना, उनको इवैल्यूएट करिए, एग्जामिन करिए, उसके बेस पर कंक्लूजन बनेगा। वही चीज जैसे आपने क्लासेस ले ली, ठीक, गूगल ड्राइव के रेफरेंस में मेरी जब मोस्ट ऑफ दी टीचर से डिस्कशन होती है ना, या बच्चों से जब बातचीत होती है, तो क्या कंक्लूजन निकलता है? बच्चों ने गूगल ड्राइव खरीदी, बुक्स आ गई, गूगल ड्राइव का लिंक आ गया, लैपटॉप के ऊपर क्लासेस एक्टिवेट हो गई, इसका मतलब हमारा तो सब्जेक्ट तैयार हो गया। कुछ स्टूडेंट इससे आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं अभी सब्जेक्ट थोड़ी तैयार हुआ, अभी तो पढ़ना है। 10 क्लास देखी, 15 क्लास देखी, और बहुत हो गया, अब बोर हो रहे हैं, बस अब आगे बाद में देख लेंगे। तो जो ये गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव का मैकेनिज्म है ना, इसके अंदर कभी भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं बना पाते। तो यदि ऑडिटर ने भी यही गलती कर दी, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट तो कर लिए, लेकिन उनको प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं किया, तो जो कंक्लूजन वो बनाएगा वो गलत बनाएगा। तो आपको भी यही काम करना है कि आप चाहे गूगल ड्राइव से पढ़ें, लाइव एट होम पर पढ़ें या एट सेंटर्स पर पढ़ें, अपने डिसिप्लिन को जरूर मेंटेन करके चलिएगा, डिसिप्लिन मत तोड़िएगा। यदि आपने अपनी क्लासेस का डिसिप्लिन तोड़ दिया ना, देन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, और गूगल ड्राइव में, पेन ड्राइव में ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। डिसिप्लिन बहुत बहुत जरूरी है। जब तक क्लासेस सेंटर पर चलती हैं, ठीक, तब तक एक डिसिप्लिन बना रहता है, पता होता है कि इस टाइम पर सेंटर पर जाना है, हमें अपनी क्लास को अटेंड करना है। बट जब क्लास घर पर आ रही होती है, तो उस टाइम पर ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बन रही होती है इस डिसिप्लिन को एंश्योर करना। सेंटर पर आप 2 दिन नहीं आओगे ना, तीसरे दिन सेंटर वाला फोन कर देगा आपको, ठीक, बेटा आज आए नहीं, क्या बात, 2 दिन से आ नहीं रहे आप क्लासेस। तो कोशिश करिएगा जब आप गूगल ड्राइव पर या पेन ड्राइव पर हैं, तो आप इन चीजों को इंश्योर करें, अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें, और यही काम आपको ऑडिट के अंदर भी करना। हां देखो, गोपेश भी कह रहा है ग्रुप 1 में कोस्ट में यही प्रॉब्लम आई थी। हेमा ने भी कहा बिल्कुल सही कहा सर आपने,
यस। तो मैं यही चीज आपको एडवाइस दूंगा कि आपने लाइव एट होम लिया है या गूगल ड्राइव लिया है या पेन ड्राइव लिया है या एंड्रॉयड मोड पर लिया है, डिसिप्लिन आपको इंश्योर करना है। हां, जो बच्चे आज सेंटर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक, सेंटर पर तो काफी हद तक चांसेस हैं डिसिप्लिन इंश्योर होगा, बट फिर भी ऐसा नहीं कि जो बच्चे सेंटर वाले हो वो तो सोच लें बस इंप्लाइड हो गया हमारा तो डिसिप्लिन बन गया। सेंटर वाला भी एक बार कॉल कर लेगा, 2 बार कर लेगा, यदि 4 क्लास में नहीं जाओगे वो भी सोचेगा बच्चे ने छोड़ दिया होगा। तो ये चीज मत करिएगा जो सेंटर पर बैठे स्टूडेंट्स हैं। स्टेज 4 और स्टेज 3, जो चीजें आपके साथ डिस्कस की अब उसको ऑडिट की भाषा में कवर अप करना है, ऑडिट एग्जीक्यूशन की स्टेज के अंदर। नंबर 1, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस थ्रू दीज प्रोसीजर्स evaluate the audit evidences so collected। evaluate the audit evidences so collected। अब फिर वही बात आ जाएगी, सर स्टैंडर्ड के नंबर SA 330, SA 500 to 599। evaluate the audit evidences so collected, SA 500 to 599 and 700। बस ऐसे के नंबर नोट करने हैं, अभी इनकी इन डेप्थ स्टडी में नहीं जाना, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं अपने आप करा दूंगा। अभी सिर्फ नंबर नोटिंग के लिए है, इनकी आगे कुछ नहीं पढ़ना कि ये नंबर किस बेस पर क्लासिफाई हुए, सिर्फ नंबर को आप कोशिश करिएगा याद रह सके तो। देयर आफ्टर अब आ गई हमारी लास्ट स्टेज, स्टेज नंबर 4, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। फॉर्मिंग एन ऑडिट ओपिनियन on financial statements, draft an audit report, and issue final audit report। यहां पर SA 700 से 799 की सीरीज है पूरी, वो इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है या ये कहें रेगुलेट करती है या गवर्न करती है। तो ये हमारे एस्पेक्ट आ गए, ऑडिट ओपिनियन वर्ड, ऑडिट रिपोर्ट वर्ड, ऑडिट प्रोसीजर्स वर्ड, ऑडिट एविडेंसेस वर्ड, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट स्ट्रेटजी। तो कितने सारे वर्ड हैं जो हमने यूज किए हैं अभी। तो ये हमारी ऑडिट का एक कंप्लीट डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है या एक्टिविटी है या स्टेजेस है, इन्हीं के थ्रू ऑडिटर को काम करना है। और मैंने आपको इसके अंदर
बहुत सारे कीवर्ड जनरल भाषा में कराए हैं, जनरल। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो फिर इनके जो टेक्निकल मीनिंग है, जो स्टैंडर्ड्स के अंदर दिए गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 5 अबाउट द ऑडिट प्रोसेस। तो अब इस प्रोसेस के अंदर यदि मैं एक छोटा सा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू लेकर के चलूं, अब इसको लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज रहने ही दो। मैं इसको सिर्फ एक वैसी रफ एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, इसको और बेटर और कुछ और कीवर्ड को यूज करने के लिए। हमारी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। आप ऑडिटर हैं राम श्याम एंड एसोसिएट्स, सीए फर्म। तो ये तो हो गया क्लाइंट या एंटिटी या ऑडिटी। ऐसे वर्ड आपको इसके रेफरेंस में यूज करने को मिलेंगे। ये हो गया ओवरऑल ऑडिटर। सबसे पहले क्या हुआ, इसने इनको एक ऑफर दी। इस ऑफर को इन्होंने एक्सेप्ट किया, ऑडिटर ने। कंपनी ने या क्लाइंट ने इनको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू की। ऑडिटर ने अपनी एक्सेप्टेंस रिटर्न फॉर्म में दी, लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू करके। लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू करके। तो ये तो सारी चीजें क्या हैं, हमारी एक्टिविटी 1 है जहां पर ऑडिट एंगेजमेंट हो रही है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर जो ये रामश्याम एंड एसोसिएट्स है, ये एबीसी लिमिटेड के बारे में नॉलेज एक्वायर करेगा। इसकी मैनेजमेंट में कौन है, इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है, ये किस तरह का बिजनेस करती है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या सर्विसेज ये रेंडर करती हैं, इसका रेवेन्यू कहां से आता है, इसके एक्सपेंस कहां इनकर्ड होते हैं, इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। तो एबीसी लिमिटेड के बारे में एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करेगा और इस अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करते वक्त देखेगा क्या मेरा कोई रिस्क है क्या। अब मैंने एक नया वर्ड यूज कर लिया, कुछ नहीं लिखना, ये वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, अभी कुछ नहीं लिखना। जो मैंने अभी स्टेजेस कराई है ना, मैं उनको थोड़ा और फर्दर इलैबोरेट कर रहा हूं। ऑडिट रिस्क, यदि आपने एक ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर लिया जहां पर आप उस कोर्स के साथ अपनी दूसरी एक्टिविटीज को मैनेज नहीं कर पा रहे, या आपने अपनी स्ट्रेटजी गलत बना ली या प्लान गलत बना लिया, उस प्लान के बेस पर आपने काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया, क्या ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क, रिस्क क्या, गलत ओपिनियन देना, जो ओपिनियन देनी चाहिए थी वो ओपिनियन मैंने गलत इशू कर दी। मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती है, जबकि एक्चुअल में वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। दिस वर्ड इज नोन एज द ऑडिट रिस्क। नाउ मान लो मैं एक ऐसी एंटिटी की, ऐसी कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं जिसके बारे में मुझे पता चलता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और मैं इसका जवाब आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसके बारे में मुझे पता चलता है कि इस कंपनी में लास्ट ईयर फ्रॉड्स हुए थे और फ्रॉड टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किए थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी थी, इनकम टैक्स वालों ने भी स्क्रूटनी का नोटिस इशू कर रखा है।
कंपनी के काफी एम्प्लॉइज कंपनी को छोड़कर चले गए हैं और जो आज की डेट में कंपनी की मैनेजमेंट है वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में बताइए क्या आपका ऑडिट रिस्क हाई लेवल का है या लो लेवल का है? ऑडिट रिस्क हाई लेवल का है या लो लेवल का है एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको फ्रॉड्स आइडेंटिफाई हुए, एम्प्लॉइज का टर्नओवर बहुत हाई था, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी डाउटफुल थी। जवाब चाहिए। हां जी, जवाब आता है सर बड़े हाई लेवल का है, हाई रिस्क हाई रिस्क हाई हाई हाई। बिल्कुल सही जवाब है प्रिया, हेमा, गोपेश, आयुष, राइट, हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क के अंदर जहां पर रिस्क हाई लेवल का होगा प्रभुदा, बेटा ये बताओ क्या ऑडिटर को एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा करनी चाहिए, फिर डिटेल वर्किंग करनी चाहिए या नहीं? जी सखान सिंह बेटा बताओ। जब जहां रिस्क ज्यादा हो, जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल दूं, सीए में रिस्क ज्यादा है, बीकॉम में रिस्क कम है, तो मेहनत कहां ज्यादा करोगे? सीए में रिस्क ज्यादा है, बीकॉम में रिस्क कम है, तो कहां मेहनत ज्यादा करोगे? डेफिनेटली सीए में करोगे। तो ऑडिटर के साथ भी यही है, जहां उसको रिस्क बहुत ज्यादा नजर आया है वहां उसके प्रोसीजर एक्सटेंड हो जाते हैं, वो डिटेल में अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है, डिटेल्ड वर्किंग करनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है गोपेश ने, आयुष ने एंड अदर्स ने, बिल्कुल सही सखन। क्या मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं सखन सिंह या सखा सिंह? भाई किसी का नेम मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं तो उसके लिए मैं पहले से ही अपोलोजाइज कर रहा हूं। हो सकता है कि यहां पर जो मैसेज आ रहे हो उसमें अल्फाबेट्स शायद प्रॉपर ना हो। चलिए, तो अब यहां पर ऑडिटर ने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली एंटिटी के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, इंटरनल कंट्रोल के बारे में, जिसके थ्रू उसने ऑडिट रिस्क को इवैल्यूएट किया और बेस्ड अपॉन दैट उसने अपने प्रोसीजर्स डिसाइड किए। मैं अब 3 वर्ड और यूज कर रहा हूं, 3 वर्ड और यूज कर रहा हूं। एक नेचर, दूसरा टाइमिंग, तीसरा एक्सटेंट। लगभग ना मैंने पूरी ऑडिट टर्मिनोलॉजी आज आपको करा दिया, लगभग काफी। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, इनके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा एनटीई। नेचर, किस प्रोसीजर को करना है, टाइमिंग, किस समय करना है, एक्सटेंट, टू हाउ मच एक्सटेंट मुझे प्रोसीजर्स करने हैं, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूं, किस समय करूं, किस एक्सटेंट तक करूं। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ये मैंने डिसाइड करा और जब मैंने सारा कुछ डिसाइड कर दिया तो मैंने बना दिया जी क्या, एक ऑडिट प्रोग्राम जिसके अंदर प्लान लिखे हुए हैं एंड प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, स्ट्रेटजी लिखी हुई है, सब कुछ कर दिया। अब क्या होगा? अब जो ये ऑडिटर है ये विजिट करेगा कहां पर? क्लाइंट के पास। क्लाइंट से मांगेगा इंफॉर्मेशन, क्लाइंट से मांगेगा रिकॉर्ड्स, क्लाइंट से मांगेगा डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट से मांगेगा एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारी चीजों के ऊपर। और इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को, कुछ रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करेगा और उनको कंसीडर करेगा ऑडिट एविडेंस। जैसे बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आप जब अपनी पढ़ाई करते हैं, एक्स टीचर के नोट्स, वाई टीचर के नोट्स, ए टीचर के नोट्स, बी टीचर के नोट्स, उसका वीडियो, इसका वीडियो, बहुत कुछ देखते हो क्योंकि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के ऊपर भी, मार्केट के अंदर भी। लेकिन क्या सारों के सारे
चीजों के बेस पर अपनी स्टडी करोगे। नो, उसमें से जो चीजें आपको रेलिवेंट लगती होंगी उन्हीं के बेस पर आप अपनी स्टडीज को करोगे। तो जो चीज रेलिवेंट है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन क्या बनेगी, ऑडिट एविडेंस। ये नहीं कि हां जो जो चीजें कंपनी में मैंने देखी सारी ऑडिट एविडेंस है। नो, only the information and explanation that is collected by the auditor on the basis of which he draw his conclusion that forms the audit evidence। तो इसने अब ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिया। जो ये ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए गए इनको इवेलुएट किया जाएगा। इनको इवेलुएट करने के बाद, एक सेकेंड, इनको इवेलुएट करने के बाद ऑडिटर अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही हैं या नहीं। अब ये ट्रू एंड फेयर क्या होता है? ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड, ऑल लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, दे आर रिकॉर्डेड एट एप्रोप्रिएट वैल्यू, they have been classified appropriately, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्लोजर एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को होना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो ऑडिटर को चेक करनी है। यदि ऑडिटर को लगता है कि हां फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 बनाई गई है, नो ओवर और अंडर वैल्यूएशन, all assets are recorded, all liabilities are recorded, completeness is there, valuation over under नहीं है, disclosures appropriately given है, presentation financial statements की appropriate है, तो फिर ऑडिटर कंक्लूड करेगा कि yes financial statement reflects true and fair view, and इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू जो उसने डिसाइड किया कि हां ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो इसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, अपनी एक ओपिनियन बनाएगा और उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। तो ये था हमारा ऑडिट प्रोसेस। अच्छा, जहां पर ऑडिटर अपनी आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती है, तो जो वो ओपिनियन देता है ना, ऐसी ओपिनियन को नाम दिया जाता है अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो अब अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या होती है, मोडिफाइड ओपिनियन क्या होती है, ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से होते हैं, ऑडिट रिस्क क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। आज मैंने आपके साथ जो चीजें डिस्कस की, ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है वो आपके साथ डिस्कस किया, ऑडिटिंग का फ्रेमवर्क क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिटर, टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट का पूरा एक डिटेल्ड प्रोसेस, ये चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है इतनी चीजें आज के लिए सफिशिएंट है। इन्हीं चीजों को एक बार रिवाइज करिएगा और बाकी की जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और उसके बाद फिर मेन चैप्टर से शुरुआत करेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं इन 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर आपको ऑडिट की जो बेसिक टर्म्स है सारी वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं। राइट, तो इसके साथ आज के इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। किसी का कोई डाउट है तो बताएं। अच्छा, एक बार ऊपर के नोट्स की पिक क्लिक करना है, ऊपर के नोट्स की पिक, ये लो जी। वैसे एक चीज और, ये जो नोट्स हैं ये आपके गूगल ड्राइव पर भी सेम डे अपलोड हो जाएंगे, आपकी गूगल ड्राइव पर सेम डे अपलोड हो जाएंगे। अर्चना, अब ऊपर का नोट्स कौन सा चाह रहे थे ये देखो।
चलो करें आज की क्लास ओवर जी। मैसेज भी आ गए थैंक यू के, गुड बाय के, वेरी गुड। कोई मैसेज देना था बच्चों को? चलो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।